ओके स्टूडेंट्स, तो बात करें आज अगर हम अपने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की, तो जो हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं आज, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आज, हम कर रहे हैं बात सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी विद द आंसर्स। तो किस तरह से थी हमारी जो हमने अपने टॉपिक्स किए हैं, छोटी सी वीडियो रहेगी, इसमें 10 क्वेश्चंस को हम सॉर्ट आउट करेंगे और यही देखेंगे कि किस तरह से इनके आंसर्स क्या निकलते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रोसीड करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चंस, तो मैं थोड़ा सा छोटा करूं इसको, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन का क्या कहता है कि क्वेश्चन हमारा कहता है इस केस में कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जो है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कैसी है, अराइजेज बिकॉज, किसके कारण जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी राइज हो रही है। अब हमारे ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, अगर ऑप्शंस की तरफ देखें तो सबसे पहले हमारा ऑप्शंस आता है इसमें, दैट इज अबाउट मैनी गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट। सबसे पहला क्या है हमारा, मैनी गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट, यानी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में सोल्ड हो रही हैं, इस वजह से जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी राइज हो रही है। सेकंड वन इज अ गवर्नमेंट मेक डिसीजंस, तो गवर्नमेंट कोई डिसीजंस ऐसे लेती है जिसकी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो राइज हो रही हैं। या फिर शॉर्टेज ऑफ लेबर, यानी कि लेबर शॉर्ट है तो इसकी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम जो है राइज हो रही है। तो ऐसा हमने कहीं पे कहीं भी नहीं पढ़ा, ना हमने कुछ पढ़ा है ऐसा कि इन चीज़ों की वजह से क्या है कि सेंट्रल प्रॉब्लम जो है अराइज होती है। तो अब लास्ट की अगर हम बात करें तो लास्ट वाला क्या कहता है, दैट इज अबाउट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स एंड स्कार्सिटीज ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारे वांट्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं, और रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे स्कार हैं। तो यानी कि हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज अबाउट द लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव, और उन्हीं रिसोर्सेज की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या रहेगा, डी। तो जनरली अगर बात करें हम लोग इकोनॉमिक्स में, तो आपको प्लीज़ ये ज़रूर इंश्योर करना है कि कोई भी ऐसा आंसर नहीं मेंशन किया जाता जो आपने पढ़ा ना हो। देखने में आपको ये सारे आंसर सही लगेंगे, बट आंसर ये सारे के सारे इस केस में गलत रहेंगे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा सर सिंपल सा था, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जो थी क्यों अराइज होती है, तो अराइज होने का आंसर था दैट इज अ मल्टीप्लिसिटीज ऑफ वांट्स एंड स्कार्सिटीज ऑफ रिसोर्सेज। चलिए प्रोसीड करते हुए द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज, मतलब कि क्या कह रहा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या है, इज क्या है वो। सो पहला कहता है कि असाइनिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ वे दैट अनलिमिटेड डिजायर्स एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटीज आर सेटिस्फाइड। तो ये जो पॉइंट अगर बात करें पॉइंट ए की, तो ये कहीं हमें सुना सुना सा लगता है कि सर हमने इसको सुना है, कहीं पे लग रहा है कि, अब मैं इसको फिर से एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, दैट असाइनिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज, तो असाइन करना किसको, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्स है, इन अ वे, इस तरह से दैट अनलिमिटेड डिज़ायर्स। अब मैंने बताया था वांट, डिमांड और डिज़ायर अलग अलग चीज़ होती हैं, बट यहाँ पे इन्होंने एक टर्म यूज़ करी है दैट इज़ नीड्स, और नीड्स क्या हुई, ये हमारी वांट्स ही कंसीडर की जाएगी। तो नीड्स को ही क्या कहेंगे, दैट इज़ अबाउट वांट्स ऑफ द सोसाइटीज आर सेटिस्फाइड। तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को क्या किया जाए, इस तरह से यूटिलाइज किया जाए जो कि हमारी अनलिमिटेड डिज़ायर और या फिर हमारी ज़रूरतें जो हैं वो क्या की जा सके, सेटिस्फाई कर सकें। तो ऑलमोस्ट इसमें आपको आंसर ये दिख रहा है क्लियरली, बट फिर भी हम और पॉइंट्स पे अगर प्रोसीड करें, इसके अलावा अगर हम प्रोसीड करें, तो सेकंड ऑप्शन इसमें है दैट एंश्योरिंग अ मिनिमम इनकम फॉर ईच सिटीजन। ऐसा कहीं भी हमने अपने स्टडी नहीं किया, और ना ही ये कोई पॉइंट ऐसा एक्सप्लेन करता है कि मिनिमम इनकम जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए, तो उसमें हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहेंगे। तो ये बिल्कुल ही बेतुका आंसर हो गया। सी ऑप्शन कहता है दैट एंश्योरिंग दैट द प्रोडक्शंस हैपन इन मोर इफेक्टिव वे। देखिए इफेक्टिव वे में नहीं, उन्होंने एफिशिएंटली कहा था कि अगर वो भी पीपीसी में, वो कंसेप्ट भी हमने कहाँ पढ़ा था अपना, पीपीसी में। तो यहाँ पे इस ऑप्शंस को भी हम रखेंगे क्रॉस। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट ऑप्शंस की, तो डी ऑप्शन क्या कहता है, दैट एनालाइजिंग द डिमांड विद मार्केट इकोनॉमीज। तो ये डिमांड का कंसेप्ट है, इसमें भी हमारा ये ऑप्शंस नहीं रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इसमें, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज दैट असाइनिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ वे
दैट अनलिमिटेड डिजायर एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी आर सेटिस्फाइड। चलिए प्रोसीड करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है, जस्ट अ सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन कहता है हमारा स्लोप ऑफ पीपीसी। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या आ गया? पीपीसी का। अब पीपीसी का कंसेप्ट क्या कह रहा है? पीपीसी कहता है कि स्लोप कैसे होते हैं, स्लोप की बात हो रही है। और हमने ये क्या करवाया था? अब पीपीसी इज अ स्ट्रेट लाइन convex to the point of origin and concave to the point of origin. Remind that PPC किस तरह से शेप में होती है? इस तरह से। मैंने ये भी बताया था कि PPC कन्वेक्स भी हो सकती है और PPC स्ट्रेट भी हो सकती है। That is all depends upon, किस पे डिपेंड करेगा सर? MRT पे, that is marginal rate of transformation। इस चीज़ पे ये मैटर करेगा कि सर वो कैसी रहेगी, क्योंकि हमारी PPC की एक प्रॉपर्टी क्या कहती है? हो तो तीन हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर नन ऑफ दीज ऑप्शन। तो ये तो तीनों में से तो एक ऑप्शन है, तो नन ऑफ दीज वाला तो ऑप्शन कैंसिल ही हो जाएगा। अब बात आती सर इन तीन में से क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली पूछा जा रहा है स्लोप क्या होती है। और अगर देखा जाए मेजॉरिटीज में तो पीपीसी की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? कनकेव। मैं यहाँ पे सबको क्लियर करूँ तो यहाँ क्या होगा? दैट इज अ कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। वो ओरिजिन से क्या होती है? कनकेव होती है। इन केसेस वो कन्वेक्स भी हो सकती है और वो स्ट्रेट भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बात है कि तब जब MRT या तो डिक्रीज करेगी या MRT क्या होगी? हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो जब ये चीज़ें होंगी तो ही स्ट्रेट या कन्वेक्स होगी, बट वो होगी तो, बट अदरवाइज हमने ये सिंपली कही है कि MRT इन द केस ऑफ PPC वो इंक्रीज करती है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन MRT तो हमारी पीपीसी क्या होती है? दैट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? दैट इज सी, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब प्रोसीड करते हैं विद द फोर्थ वन के साथ। सो इसमें भी पीपीसी का कंसेप्ट है। तो इसमें क्या कहते हैं? सो व्हेन एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग ऑन पीपीसी इट इंडिकेट्स, यानी कि वो क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए कि एक पीपीसी पे एक इकोनॉमी, अब इकोनॉमी क्या है? पीपीसी के ऊपर, ऑन द पीपीसी के बिल्कुल ऊपर। अब यहाँ पे हमने ये भी कंसेप्ट बताया कि पीपीसी के अंदर भी प्रोडक्शन हो सकती है, पीपीसी के बाहर भी प्रोडक्शन हो सकती है। तो अब कहते हैं कि सर अगर इन केस पीपीसी के अंदर और बाहर की बात नहीं कर रहा, दैट इज ऑपरेटिंग ऑन द पीपीसी। अब यहाँ पे प्लीज एक दफा इसको ध्यान से देख लें, वो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? ऑन द पीपीसी, यानी कि पीपीसी के ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर। तो क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट क्या करता है? यानी कि उसका पोटेंशियल आउटपुट इज ग्रेटर देन किससे? एक्चुअल आउटपुट से। क्लियर कर देते हैं इसको, दैट पोटेंशियल आउटपुट इज ग्रेटर देन एक्चुअल आउटपुट, यानी कि जिसकी उतनी कैपेसिटी है, पोटेंशियल है प्रोडक्शन का, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्चुअल। नो डाउट ये तो हो ही नहीं सकता। अगर बात करें इसकी पोटेंशियल आउटपुट इक्वल्स टू एक्चुअल आउटपुट, पीपीसी इंडिकेट क्या करता है कि हमारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, तभी हम अपनी पीपीसी के ऊपर प्रोडक्शन करेंगे। यानी कि जितनी पोटेंशियल है और एक्चुअली जितना प्रोड्यूस कर सकता है वो दोनों के दोनों इक्वल हैं। और थर्ड वन ऑप्शन इज देयर कि हमारा पोटेंशियल आउटपुट, अब मैं वापस करूं इसको, तो पोटेंशियल आउटपुट जो है ज़्यादा है, एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा है और पोटेंशियल हमारा कम है। तो जितना हम कर सकते हैं, एक्चुअली जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू पोटेंशियल से। और नन ऑफ दिस, तो नेचुरली इन तीनों में आंसर है, ये हमारा नहीं रहेगा। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, बड़े रेयर केसेस में नन ऑफ दिस का ऑप्शन आता है, अदरवाइज नन ऑफ दीज ऑप्शंस नहीं होते। सो इसमें क्या कहते हैं? तो अगर पीपीसी के बिल्कुल ऊपर प्रोडक्शन की जा रही है, दैट इज ऑन द पीपीसी, ऑपरेटिंग ऑन द पीपीसी। एक इकोनॉमी है जो कि ऑपरेट कर रही है ऑन पीपीसी, इसका मतलब है कि वो अपने पोटेंशियल आउटपुट और अपने एक्चुअल आउटपुट दोनों को दोनों इक्वेट करा है। जितना उसका एक्चुअल आउटपुट हो सकता है और जितना उसका पोटेंशियल आउटपुट है वो दोनों एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट है। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा हमारा? बी। क्यों रह रहा है? क्योंकि ये पीपीसी पे ही वर्क कर रही है। और अगर बाहर होता तो पोटेंशियल आउटपुट एक्चुअली तो हम 100 कर सकते थे, बट कर कितना रहे हैं? 120। इसमें क्या है? 100 कर सकते हैं और 100 कर भी रहे हैं, तो पीपीसी पूरा इंडिकेट करती है। और इसमें एक्चुअल आउटपुट 100 है जबकि पोटेंशियल कितना का था? 80 का।
तो ये दोनों हमारे आंसर्स गलत हो जाएंगे इस केस में। सो इस केस में हमारा आंसर है बी। सो लेट प्रोसीड विद द नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, सॉरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, ये है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो क्वेश्चन से ही क्लियर होता है हमारा कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन है। सो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें अगर बात करें तो ये कहता है हमारा क्वेश्चन दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 100 kg राइस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 100 kg सॉरी 1000 kg राइस यहाँ पे प्रोड्यूस ऑन लैंड विच कैन ऑल्सो प्रोड्यूस, जो ऑल्सो प्रोड्यूस कर सकती है क्या, 800 टन्स ऑफ व्हीट। अब पीपीसी का सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट कहता है दैट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि अगर मैं ये प्रोड्यूस नहीं करता तो वही ज़मीन दैट इज द सेम लैंड क्या कर सकती है, ऑल्सो प्रोड्यूस क्या कर सकती है, 800 टन्स ऑफ व्हीट। यानी कि अगर मैं क्या करूं कि अगर मैं ये 1000 kg जो राइस प्रोड्यूस नहीं करता तो मैं क्या प्रोड्यूस कर सकता था उसी ज़मीन पे, 800 टन्स ऑफ व्हीट। तो मैंने राइस को चूज़ किया और मैंने व्हीट को छोड़ दिया। तो अगर राइस प्रोड्यूस नहीं करते इन केस, तो मैं क्या प्रोड्यूस करता, नेचुरली व्हीट प्रोड्यूस करता। अब आते हैं इनके आंसर्स पे कि इनमें आंसर्स क्या कहते हैं सर। इनके ऑप्शंस में क्या है, सबसे पहले आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बताओ कि इसमें क्या है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है यहाँ पे दैट इज 1000 kg ऑफ व्हीट, वो तो हम ऑलरेडी सॉरी 1000 kg ऑफ व्हीट। तो अरे भाई 800 व्हीट प्रोड्यूस हो सकता था तो 1000 तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए 1000 यहाँ से ले लिया और व्हीट यहाँ से लिया, तो जो आंसर इसका नहीं बनता। अगर मैं सी पार्ट की बात करूं दैट इज 8000 टन ऑफ व्हीट, तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि 1000 राइस के बदले वो 8000 टन ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करे। वो कहते हैं 800 टन ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑल्सो प्रोड्यूस 800 व्हीट्स। तो इसमें ये ऑप्शंस भी नहीं बनेगा। अब बात आती है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है क्योंकि दो ही नहीं होंगे तो नहीं रहा। अब आंसर आता है कहाँ पे, दैट इज 800 टन्स ऑफ व्हीट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती है हमारी कि अगर आप ए कॉम्बिनेशन या ए प्रोडक्शन नहीं करेंगे, किसको छोड़ के, आप नेक्स्ट था व्हीट का ऑप्शंस, तो व्हीट कितना था हमारा 800 टन्स ऑफ व्हीट, तो यहाँ पे 800 टन्स ऑफ व्हीट इज द राइट आंसर। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये आंसर क्यों नहीं है और ये आंसर क्यों है, सिर्फ आंसर नहीं बता रहे कि ये आंसर है, हम ये बता रहे हैं आंसर क्यों है और बाकी जो आंसर्स हैं वो क्यों नहीं है। सो इन दिस केस हमारा आंसर रहेगा बी, 800 टन्स ऑफ व्हीट। चलिए प्रोसीड करते हैं विद द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन जो है वो भी हमारा क्या है, हमारी पीपीसी एमओसी से है, यानी कि उसमें कहता है व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम, शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2, द मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT भैया क्या रहेगा। तो हमने एक MRT से पहले ही हमने एक चीज़ पढ़ी थी अपनी पीपीसी के कंसेप्ट में, तो हमने पीपीसी में पहले ये चीज़ करी थी कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। वो इक्वली क्या है, एफिशिएंट नहीं है। इक्वली एफिशिएंट नहीं है मतलब कि अगर वो एक से दूसरे पे जा रहे हैं तो नेचुरली एक चीज़ क्लियर याद रखिएगा, एक प्रोड्यूसर यूज 1 से 2 पे अपने रिसोर्सेज तभी लेगा जब उसको क्या मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेट जो है ज़्यादा रहेगा। और MRT को निकालने का हमने बताया था दैट इज डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। अब डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन से हमने क्या किया था, अपने टेबल को एक दफ़ा प्लीज़ रिपीट कर लीजिएगा जो मैंने बनाया, जो बच्चे देख रहे हैं उनको बता दूं। हमारा आंसर था 1 2 3 4 और ये क्या था हमारा MRT। और MRT कैसे निकाला था हमने, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन से। तो हमारा MRT क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। और हमने एग्जाम्पल किसका लिया था, व्हीट और क्लोथ का। तो जब हमने व्हीट और क्लोथ के थ्रू हमने अपनी MRT को फाइंड आउट किया था तो MRT क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। सो सम रिसोर्सेज, जब कुछ रिसोर्सेज को यूज किया जाएगा फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2, शिफ्ट किया जाता है फ्रॉम 1 टू यूज 1 टू यूज सेकेंड में, तो MRT क्या रहेगी। अब आते हैं अपने ऑप्शंस पे। तो ऑप्शंस क्या कहता है, नो डाउट्स इंक्रीजिंग इसका राइट आंसर, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। बट इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस है दैट इज डिक्रीजिंग जो कि नहीं होगा, रिमेन कांस्टेंट ये भी नहीं होगा, विच रिमेन 0, दिस इज नॉट द राइट आंसर।
हो सकते हैं, बट मैंने बताया था पहले ही कि वो कन्वेक्स और इसके कंसेप्ट में है। अब आंसर आपको लगेगा कि सारे सही हैं, बट हमें सिर्फ और सिर्फ वही देखना है जिसमें आंसर हमारा एग्जैक्टली चल रहा होगा। सो हम इसमें क्या कहेंगे, सो ए इज द राइट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करें अगर हम लोग, सो विच इज नॉट, सॉरी जस्ट अ मिनट, सो हम यहाँ पे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज विच इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इनमें से कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, तो इसमें से बताना हमें विच इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस बिल्कुल होती है, हाउ टू प्रोड्यूस ये भी होती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस ये भी होती है। तो बचा कौन, दैट इज हाउ टू मैक्सिमाइज द प्राइवेट प्रॉफिट। ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था। तो इस आंसर्स में क्योंकि अब ये तीनों हैं, अब ये तीनों आंसर नहीं है, उन्होंने कहा इज नॉट, रिमाइंड दैट बच्चे जल्दबाजी में देख लेते हैं और ये कंसेप्ट छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा विच इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो ये तीनों होंगे। तो यानी कि ऑप्शंस क्या होगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। ओके, सो इसी तरह से अगर क्वेश्चन 8 की बात करें तो इसमें भी क्या आता है हमारा कंसेप्ट, सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू, किसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, दैट इज लिमिटेड वांट्स, स्कार मीन्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस। रिमाइंड दैट स्टूडेंट्स, एक चीज मैं बता रहा हूँ, स्कार रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ, स्कार मीन्स है दैट इज अबाउट द लिमिटेड रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव यूज भी आपको पता है, अल्टरनेट यूज, क्योंकि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात कर रहा है, सेंट्रल प्रॉब्लम की नहीं है। बट यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, दैट इज सर अनलिमिटेड वांट भी तो था, बट उन्होंने लिमिटेड लिखा है, उन्होंने अनलिमिटेड नहीं लिखा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें ये लिमिटेड है, तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हाँ अनलिमिटेड वांट, स्कार मीन्स हाँ अल्टरनेटिव यूजेस। और कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे नहीं लिमिटेड अनलिमिटेड वांट भी है, स्कार मीन भी है, अल्टरनेटिव यूजेस किसका, ये ही गलत आंसर होगा। तो यही आंसर है, तो ये गलत होगा था आपका, इसमें आंसर रहेगा डी, क्योंकि आपके स्कार मीन्स और अल्टरनेटिव यूजेस ये दोनों क्या अराइज करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो बी और सी इज द राइट आंसर, क्योंकि लिमिटेड वांट तो गलत है। तो कौन कौन सा आंसर है, बी और सी। तो हमारा आंसर बनेगा इस केस में दैट इज अबाउट आंसर डी इज द राइट वन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी, दैट बोथ बी एंड सी। तो क्योंकि ए जो है वो लिमिटेड वांट्स है और इसकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, सो प्रोसीड करें आगे। अगर हम डी ऑप्शंस पे टिक करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो मैंने ये भी बताया आप लोगों को बच्चा कि हाउ टू प्रोड्यूस इज ऑल्सो कॉल्ड कौन सा, द चॉइस ऑफ टेक्निक। क्या है, चॉइस ऑफ टेक्निक। नोट ऑफ फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मैंने बताया आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस के लिए होता है। द चॉइस ऑफ प्रोडक्शन होता है फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए होता है। नन ऑफ दिस का तो ऑप्शन रहे ही नहीं इसमें। और फाइनली क्या आएगा, द चॉइस ऑफ टेक्निक। तो आपका आंसर इसमें क्या रहेगा, बी, यहाँ पे बी। अगर यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस की जगह व्हाट टू प्रोड्यूस होता तो आपका चॉइस ऑफ प्रोडक्ट आता। अगर आपका यहाँ पे होता फॉर होम टू प्रोड्यूस तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया हाउ टू प्रोड्यूस, तो आंसर रहेगा हमारा बी, दैट इज द चॉइस ऑफ टेक्निक। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, दैट कनकेविटी ऑफ पीपीसी इंप्लाइज, कनकेविटी ऑफ पीपीसी क्या इंप्लाइज करती है। अब देखो मैंने पहले बताया एमआरटी क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। वही क्लोथ एंड वीट वाला एग्जांपल आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ डिस्कस कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि सर जो इसकी कनकेविटी है तो ये क्या इंडिकेट्स करती है, यानी कि क्या इंडिकेट्स कर रही है। तो हम कहते हैं ठीक है बात कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप एंड कांस्टेंट स्लोप। नन ऑफ दिस तो इकोनॉमिक्स में बड़ा रेयरली आंसर आएगा, अदरवाइज आपको नन ऑफ दिस पे क्रॉस ही समझ लें। अब 3 ऑप्शंस रहते हैं, तीनों में से देखते हैं। सो कनकेविटी क्यों होगी, बिकॉज ऑफ एमआरटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर क्लोथ से वीट से अगर वो रिसोर्सेज शिफ्ट करेगा क्लोथ पे, यानी कि जैसे हमने कहा कि वो अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, यूज़ 1 से यूज़ 2 पे लेके जा रहा है,
तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि वो चाहेगा प्रोडक्शन बढ़े, और इस केस में MRT क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और MRT के इंक्रीज होने से हमारी स्लोपिंग क्या रहेगी, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग स्लोप इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या रहेगा, इंक्रीजिंग स्लोप। बट अगर यहाँ पे क्या हो जाए, कनकेविटी की जगह कन्वेक्स हो जाए तो क्या लिखा जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा तब, डिक्रीजिंग स्लोप। और अगर कन्वेक्स के बजाय यहाँ पे एक आ जाता, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो PPC इज अ स्ट्रेट, तो इंडिकेट्स द दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट स्लोप। तो मैं तीनों के ऑप्शंस बता देता हूँ कि क्या आ सकता है, ज़रूरी नहीं यही आएगा, कुछ भी घुमा सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन था कनकेविटी, तो इसके आंसर्स में क्या रहेगा, दैट इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग स्लोप इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन जो हैं हमारे PPC के आपको समझ आए होंगे। इनको प्लीज़ 1 बाय 1 आप रीड आउट ज़रूर कर लें एक दफ़ा, आपको इससे पता चल जाएगा कि किस तरह से थे हमारे ये क्वेश्चंस। तो इसके थ्रू अगर मैं आपको 1 बाय 1 इसको देख लें आप एक दफ़ा, तो आपको ये सारे आंसर्स क्लियरली हो जाएंगे। ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ भी आएंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट सारे समझ आ चुके होंगे। अगर ये आप रखना चाहे तो वीडियो प्लीज़ रख लें, आप उतार भी सकते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन ज़रूर डालें। टिल देन, बाय बाय।